कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1। आज थोड़ा रिवाइज कर देते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो फैक्ट्स है उसको हम रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, कि लोग मेजरली जो है वो कहाँ रहते थे, तो वो बेसिकली जो नदी घाटी क्षेत्र होते थे वहाँ रहते थे। नर्मदा घाटी क्षेत्र हमने देखा था भारत के परिप्रेक्ष्य में, और कई लाख वर्ष पूर्व जो है वो नर्मदा घाटी से हमें कई सारे अवशेष मिलते हैं। और मेजरली जो है वहाँ पर जो सभ्यता या जिस तरीके के लोग थे वो कुशल संग्राहक के रूप में होते थे और जंगलों की विशाल संपदा पर वो जो है वो डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो नर्मदा घाटी जो क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो हम आज मैप में कुछ लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये वाली जो नर्मदा घाटी पड़ती है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा रेंजेस पड़ती हैं, और नर्मदा के उत्तर में जो है वो विंध्यन पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इसके अलावा गंगा घाटी जो क्षेत्र था वो भारत के मध्य में जो है वो विंध्यन के नॉर्थ साइड में जहाँ पड़ता है, और यमुना और चंबल नदी और ये दोआब, गंगा का दोआब मिलता है, जहाँ पर हमने कल देखा था कि चावल की जो सबसे पहले खेती के अवशेष मिलते हैं कहीं पर, तो वो इस क्षेत्र से मिलते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पर आ चुका है ये विषय में, कि गंगा नदी की जो भी सहायक नदियाँ हैं वो सीक्वेंस में किस तरीके से हमको अरेंज की जा सकती है। तो गंगा नदी में जो पुरानी जो सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो गंगा नदी क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि इधर नॉर्थ वेस्ट के अंदर सुलेमान एंड किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान किरथर की पहाड़ियों में भी कई सारे अवशेष देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पर मोहनजोदड़ो मिलता है, और जो हम आगे आज नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है एंड सतलज है और व्यास है। ठीक है, कौन सी नदी जो है वो सतलज की ट्रिब्यूटरीज है या सतलज नदी में आके मिलती है और उसके बाद में वो सिंधु नदी में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट की साइड में हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहाँ पर जो है वो मेघालय, असम के साउथ में जो है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में पड़ती है, गारो, खासी, जयंतिया, ये वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा साउथ में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में दक्कन क्षेत्र पड़ता है। बेसिकली साउथ का जो रीजन है उसे दक्कन क्षेत्र रीजन कहा जाता है। जो नदियाँ है, गोदावरी के साउथ में है कृष्णा, देन तुंगभद्रा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, देन पन्नार नदी और कावेरी नदी जो कि ईस्टर्न घाट में जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वेस्ट साइड में इधर वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में इधर ईस्टर्न घाट है। इधर एक महानदी और पड़ती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और थे कुछ, जैसे सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ थी वहाँ पर जो है वो कौन सी क्या खासियत मिलती है, तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है वो आरंभिक नगर बसे थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो जो आरंभिक नगर बसते हैं वो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उसके अवशेष मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशियन रीजन कौन कौन से हैं, साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका आते हैं, जबकि अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का पार्ट ना होके सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ईरान जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट है, या फिर इसे मिडिल ईस्ट में हम आ सकते हैं। देन म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ एशिया की जो है वो साउथ ईस्ट एशियन के अंतर्गत आती है, और चीन जो है वो ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ एशिया की जो कंट्री है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा दक्षिण एशिया जो है वो पूरा क्षेत्र एक तरीके से महाद्वीप से भी छोटा है, लेकिन वहाँ पर कई सारे विशाल और बाकी जो भी एशिया जो है उसे समुद्रों से, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने की वजह से उसे एक सेपरेट उप महाद्वीप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
गंगा और उसकी जो सहायक नदी है सोन नदी जो है उसके आसपास का जो प्राचीनतम क्षेत्र जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था, बिहार में स्थित है, उसका प्राचीन नाम जो है वो मगध था। ठीक है। इसके अलावा उस समय के लोग जो थे वो काफ़ी यात्राएं किया करते थे। इसका एक मेन पर्पज ये था कि इसकी वजह से सिग्निफिकेंस इसका ये था कि सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया इसकी वजह से, और कई सारी जो आर्ट्स थे उनके पास में उनका एक्सचेंज हुआ। जैसे पत्थर को तराशने का आर्ट्स था, या संगीत रचने का आर्ट्स था, या भोजन पकाने के जो तरीके थे, तो उनकी भी वहाँ पर जो है वो एक्सचेंज होता है सिविलाइजेशन के बीच में, और खुले विचार एक दूसरे के विचारों को जो है वो अपनाते हैं, तो सिविलाइजेशंस और ज़्यादा डेवलप करती हैं। इसी तरीके से देश के नाम के बारे में जब हम देखते हैं तो भरत नाम जो यूज हुआ था वो बेसिकली एक लोगों के समूह के लिए यूज किया जाता था, और इसका उल्लेख हमको सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलता है वो संस्कृत की आरंभिक कृति जो कि ऋग्वेद मानी जाती है उसमें हमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा अतीत के बारे में जो हमें अवशेष मिलते हैं वो ताड़पत्रों से मिलते हैं, जिन्हें पांडुलिपियाँ भी कहा जाता है। बेसिकली ये भूर्ज पेड़ की छाल पर कुछ पांडुलिपियाँ हमें आज भी प्राप्त होती है, जैसे कि ये भूर्ज पेड़ की छाल पे मिलती है। तो भूर्ज पेड़ जो है उसका यूज हुआ है, तो ये हिमालयन क्षेत्र का एक नेटिव स्पीसीज प्लांट स्पीसीज है, जो इसका यूज जो है वो उसकी ताड़पत्र के लिए जो है वो किया जाता था। इसी तरह से ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो कई सारे मंदिरों में या विहारों में आज भी हमें प्राप्त होती हैं, और पुस्तकों में जो धार्मिक मान्यता, ये जो पुस्तकें थी ताड़पत्र के रूप में जो हमने यूज की, जो हमें आज भी मिलती है, इसमें मेजरली किन किन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो धार्मिक मान्यताओं, उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं क्या थी, किस तरीके से लोग व्यवहार करते थे, इसके अलावा राजा का जीवन कैसे होता था, और किन किन औषधियों का और विज्ञान का उन्हें ज्ञान था, इन विषयों की चर्चा उनमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी कुछ महाकाव्य, कविताएं और नाटक की जानकारी भी इनसे हमें प्राप्त होती हैं। मेजरली ये संस्कृत भाषा में लिखे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा प्राकृत और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। प्राकृत जो भाषा थी वो आमतौर पर आम आदमी जो होता था, जो आम लोग जो थे वो इस भाषा का यूज करते थे, बोलचाल की भाषा में प्राकृत भाषा का। उसके बाद में देखते हैं कि अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं। तो मेजरली यहाँ पर जो देखा गया है वो कंधार अभिलेख के बारे में जानकारी देता है ये चित्र, और ये लगभग 2250 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था अफगानिस्तान के कंधार से। ठीक है, जो कि अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। बेसिकली हमसे जानकारी मिलती है कंधार अभिलेख से कि जो लिपियाँ है वो अक्सर और संकेतों से बनी होती थी। तो इसमें ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी और अरोमाइक नामक जो भाषा थी, तो यूनानी भाषा के भी साक्ष्य इस समय में मिलते हैं, और अरोमाइक की दो भिन्न लिपियाँ, अरोमाइक जो है उसकी दो भिन्न लिपियाँ और भाषाएं जो हैं वो इसके साक्ष्य हमें इससे मिलते हैं। तो अभिलेख बेसिकली होते क्या है, अभिलेख और पांडुलिपि में क्या अंतर होता है। तो पांडुलिपियाँ जो है वो सॉफ्ट जो है वो सतह पर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख जो है वो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसका एक सिग्निफिकेंट ये होता है अभिलेखों का कि जो कठोर सतह पर जब इन्हें उखाड़ा जाता है तो ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। आज हमें जो पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है वो लिमिटेड मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट जगह पे जैसे लकड़ी पे वगैरह लिखी गई थी, तो वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती है, जबकि पत्थर पर उकेरी गई जो चीज़ है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती है। और यही कारण होता है कि पत्थर पर जो अभिलेख में हमें मिलते हैं वो हमें ज़्यादा सुरक्षित रूप में मिलते हैं। तो अभिलेखों से हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उसमें शासक और अन्य लोग जो थे वो आदेश, जो लोगों को, अपनी प्रजा को जो आदेश मनवाने के लिए क्या आदेश देना चाहते हैं उनको ज़्यादातर वो उत्कीर्ण करवाते थे। इसी तरीके से राजा और रानी सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण जो है वो अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाए हैं। और शासक वर्ग जो था वो अपनी लड़ाइयों को अर्जित करवाने के लिए भी, या अपने जो युद्ध होता था उसमें जो विजय प्राप्त होती थी तो उनको भी वो अभिलेखों में उसने जो है वो लिखवाया था।
देन अतीत जो शब्द है बेसिकली ये बहुवचन शब्द है, और अलग अलग समूहों के जो लोग हैं उनके लिए अतीत के मायने भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल उस समय का जिस तरीके से सोसाइटी थी, चाहे वो पशुपालक हो, कृषक हो, राजा हो या रानी हो, व्यापारियों का जीवन हो या शिल्पकारों का जीवन हो, सबका जीवन अलग अलग होता है। तो सबके लिए अस्तित्व जो है वो अलग अलग था, भिन्न था, है ना। बाकी एक चीज़ देखी थी BC AD, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध जो हमने नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है मिस्र, तो मिस्र से हमको एक रोजेटा नामक एक कस्बा है, वहाँ से जो अभिलेख मिला है उसने उसका जो है वो डिकोड होने की वजह से विश्व की सबसे प्राचीनतम लैंग्वेज को हमने जो है वो डिकोड किया है रोजेटा अभिलेख के। और उसका डिकोड होने का मेन पर्पज़ ये था क्योंकि वो एक तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में था, काफ़ी लंबा चौड़ा जो वो लेख हमें एक साथ मिला था। और उसमें 3 भाषाएं जो थी वो एक साथ हमें प्राप्त होती हैं, यूनानी और मिस्र लिपि जो है उसकी 2 प्रकार की जो है वो लिपियाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं, तो उसको डिकोड करने में ज़्यादा आसानी रही। सो कल का जो क्वेश्चन था उसके लिए, कल का जो भी लेक्चर था उसके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको देखना है कि एक तरफ जो है वो लोकेशन दे रखी है और किसके लिए वो थी, जैसे नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। तो ये किस किस को मैच करना है, ये आपका होमवर्क है और आपको करना है। देन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो देखा था कल, कृषि का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ था। सिंधु घाटी के प्रथम नगर के रूप में विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी के नगर जो थी, जिसमें सबसे बड़ा नगर मगध एक साम्राज्य के रूप में उद्भव हुआ था, जो कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके।